और ये वो पेंशन है जिस पर सरकार और सरकारी कर्मचारी एक दूसरे के साथ बिल्कुल आमने सामने की जंग में पिछले तकरीबन 1.5-2 सालों से नजर आ रहे थे, ठनी हुई थी लगातार। और कर्मचारी कह रहे थे कि किसी भी सूरत ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाओ, हमारी बुढ़ापे की लाठी छीन ली गई, इस तरीके के नारे थे। और साफ यह भी कर दिया गया था सारे सरकारी कर्मचारियों के संगठनों की तरफ से कि जो ओपीएस के साथ है हम उसके साथ हैं। और केंद्रीय कर्मचारियों की तादाद भी बढ़िया है, 23 लाख सरकारी केंद्रीय कर्मचारी है। अब ऐसे में ओपीएस और एनपीएस का मुद्दा जरा पेचीदा मुद्दा भी बनता हुआ सरकारी नजरिए से, वोट बैंक के लिहाज से भी बनता दिख रहा था। ओपीएस में गारंटीड पेंशन थी, जो आखिरी सैलरी थी उसकी 50% गारंटेड पेंशन थी आखिरी सैलरी की, जिसमें कर्मचारी को अपनी सैलरी से अपने पास से कुछ नहीं देना था। और अगर कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाए तो फिर उसकी फैमिली को भी पेंशन की व्यवस्था थी। 20 लाख तक की ग्रेचुइटी भी थी। हर 6 महीने में डियरनेस अलाउंस भी लागू होता था, यानी कि महंगाई भत्ता भी जुड़ जाता था। जितनी महंगाई बढ़ती गई उतना पैसा बढ़ता गया। ये थे ओपीएस के फायदे और भी थे, मसलन जीपीएफ की सुविधा थी, मेडिकल की सुविधा थी। तो ये सब खत्म कर दिया 2004 में, बल्कि कहूंगी 2003 के आखिरी महीनों में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए की, और सरकार नई एक स्कीम लेकर आई। ओपीएस को खत्म कर दिया, नई एक स्कीम लेकर आई जिसे नाम दिया गया नेशनल पेंशन स्कीम। अब उसमें क्या था, उसमें कोई गारंटी नहीं थी कि फिक्स्ड पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। और बहुत सारे केसेस तो ऐसे भी देखे गए कि 80,000 किसी कर्मचारी की आखिरी तनख्वाह थी और पेंशन मिली उसको मात्र 2,085 रुपए। तो कोई फिक्स्ड पेंशन नहीं थी। और अलावा इसके जो ओपीएस नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम था वो एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूटरी हो गया। कर्मचारी अपनी तनख्वाह से हर महीने कटवाएगा 10%, सरकार देगी 14%, और ये जो सारा पैसा रहेगा ये मार्केट में इन्वेस्ट होगा, यानी कि शेयर बाजार में। अब शेयर बाजार ऊपर बढ़ेगा तो आपकी पेंशन भी बढ़ जाएगी, नीचे गिरेगा आपकी पेंशन नीचे गिर जाएगी। अब इसका जबरदस्त विरोध चल रहा था, और ये आज से नहीं लंबे वक्त से। और जैसा मैंने कहा कि भाई 23 लाख कर्मचारियों की अगर एक आवाज हो कि जो ओपीएस के साथ है हम उसके साथ खड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है ये वोट बैंक का मुद्दा भी बनेगा, ये राजनीति का मुद्दा भी बनेगा, ये इलेक्टोरल बैलेट को प्रभावित भी करेगा। अब ऐसे में क्या हुआ कि अप्रैल 2023 में सरकार ने एक कमेटी बना दी और उस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया फाइनेंस सेक्रेटरी को, वित्त सचिव को, टीवी सोमनाथन को। और निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री पिछले टेन्योर में भी थी, उन्होंने संसद में कहा कि हम अब ये जो कमेटी बना रहे हैं ये तय करेगी कि एनपीएस को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। ओपीएस पर कोई जिक्र नहीं था, एनपीएस को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कमेटी बना दी। भड़के हुए थे कर्मचारी, लगातार हड़ताल की धमकियां थी, प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख रहे थे। तो ये कमेटी बन गई अप्रैल 2023 में। लेकिन अब हुआ क्या कि 1.5 साल से ये कमेटी तो बनी हुई थी लेकिन नतीजा सिफर था, कोई सुगबुगाहट नहीं किसी भी तरीके की। कल क्या हुआ, इसी वक्त जब मैं प्रोग्राम कर रही थी तकरीबन 7:30 बजे के आसपास, इसके ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों के नेताओं से अपने आवास पर मुलाकात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर मुलाकात हुई, और बड़ी बात यह है कि किसी भी इस तरीके के नेता से जो सरकारी कर्मचारियों का पक्ष रखते हो, उनसे ये 10 साल में पहली मुलाकात थी। 10 साल में कोई मीटिंग नहीं हुई। कल मीटिंग हुई, उसके ठीक बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई एक और पेंशन स्कीम को। बताऊंगी अभी। तो जैसे ही पीएम आवास पर मीटिंग हुई, तुरंत कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। तुरंत अश्विनी वैष्णव जो कि मंत्री है सरकार में, वो सामने आ गए, उन्होंने एक स्कीम की घोषणा कर दी और नाम बता दिया कि भाई यूपीएस हम लागू करेंगे, यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो अब तक ओपीएस और एनपीएस पर मारामारी थी, अब एक और स्कीम सामने आ गई, यूपीएस। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाएगा केंद्रीय कर्मचारियों की, और डिग्निटी को बढ़ाएगा, गरिमा को बढ़ाने वाला है। और इसमें क्या कहा अश्विनी वैष्णव ने, इसमें क्या क्या फायदे होंगे जो एनपीएस में नहीं थे। पहली चीज तो यह कि ओपीएस में सरकारी कर्मचारियों को अपने पास से कुछ नहीं देना था, जीरो कंट्रीब्यूशन, जीरो। एनपीएस में 10% कर्मचारी का, 14% सरकार का। अब ये जो यूपीएस आई, इसमें क्या हुआ कि जो पेंशन गारंटीड नहीं थी सरकार ने उसको गारंटी दे दी।
जो बेसिक सैलरी है कर्मचारी की आखिरी साल की, उसका औसत निकालेंगे, औसत निकालकर जितनी सैलरी बेसिक बनेगी उसका 50% गारंटीड पेंशन मिल जाएगी। पहला सबसे बड़ा फीचर तो ये एश्योर्ड पेंशन की सरकार ने गारंटी दे दी, लेकिन ये लागू तब होगा जब 25 साल से ज्यादा की आपकी सर्विस होगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई कि अगर आपकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के समय जितनी आपकी पेंशन कैलकुलेटेड बनती उसका 60% आपकी फैमिली को मिलेगा, यह भी एश्योर्ड कर दिया सरकार ने। तीसरी चीज क्या हुआ कि अगर 10 साल से कम की सर्विस है तो 10 साल से अगर ज्यादा की सर्विस है लेकिन 25 साल से कम है तो पेंशन मिलेगी 10,000 रुपए मिनिमम, 10,000 रुपए। भले ही आपने 10% अपना कंट्रीब्यूशन बाकियों की तरह दिया हो, जिन्होंने 25 साल सर्विस की वो भी 10% देंगे, आप भी 10% देंगे, लेकिन सर्विस रह गई आपकी 10 साल से कम, तो पेंशन मिलेगी आपको 10,000 प्लस डीआर। ये एक नई टर्म जोड़ी सरकार ने। डीए पहले मिलता था महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, उसको रिप्लेस कर दिया डीआर से यानी कि डियरनेस रिलीफ से, और ये जुड़ गया सीपीआई से यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। जितनी महंगाई बढ़ेगी उसे सरकार के आंकड़ों में उसके हिसाब से ये मिलेगा आपको। अब ये जो नई और तीसरी स्कीम सरकार ले आई, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अब कल से थोड़ी खामोशी है। खामोशी किस लिए है? क्योंकि कांग्रेस शासित जितने भी राज्य थे पिछले साल, अगर आपको याद हो तो कांग्रेस शासित सारे राज्यों में हल्ला मचा कि भाई हम ओपीएस देंगे, हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कि हम तो ओपीएस देंगे। बड़ा वोट बैंक है। अब सरकार के ऊपर प्रेशर भी था, कांग्रेस उधर दनादन ऐलान कर रही थी। अब जब सरकार यूपीएस ले आई तो एक खामोशी है, एक चुप्पी है। हालांकि इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ट्वीट किया है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं इससे पहले मैं ये जरूर आपको बता दूं कि ये जो साल 1.5 साल का वक्त चला, इसमें लगातार आरबीआई की तरफ से, सरकार के आर्थिक सलाहकार की तरफ से ये कहा गया कि अगर ओपीएस पर वापस लौटे यानी कि कर्मचारियों को वही ओल्ड पेंशन स्कीम दी तो देश दिवालिया हो जाएगा। लोक लुभावन वादे करने के भ्रम से बचने की जरूरत है, दिवालिया हो जाएगा देश। अब सवाल यह भी है कि भाई एनपीएस के बाद ये जो यूपीएस लाए, इसमें भी 6,280 करोड़ का प्रावधान है हर साल। 800 करोड़ एरियर के देने पड़ेंगे, क्योंकि 2004 से लेकर अभी 2024 तक और 2025 तक भी जो लोग रिटायर हुए एनपीएस के तहत, उन्हें बाकी का पैसा मिलेगा एरियर के साथ, ब्याज के साथ मिलेगा। 800 करोड़ उसके भी हैं। तो अगर इतना फिजिबल नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं था, टीवी सोमनाथन हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे थे कि भाई किसी भी कीमत पर ओपीएस के फायदे देना नामुमकिन है, तो ये सारे फायदे क्या इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि अब बैलेट हुआ लोकसभा का, 240 पर आ गए और अब 5 राज्यों में चुनाव है, तो ये फैसला चुनावी है। ये केंद्रीय कर्मचारियों की डिग्निटी से जुड़ा है, कुछ पॉलिटिकल गेम है, सरकारी खजाने की चिंता, ये तमाम चीजें एक मिलकर एक कॉकटेल बना रही। और ऐसे में मैं 2 बयान आपको सुनाती हूं, उन बयानों में बहुत सारी स्टोरी साफ होगी, सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि रोल बैक सरकार हो गई है और ये विपक्ष के दबाव में हो रहा है। चाहे लेटरल एंट्री हो, चाहे वक्फ बिल हो, चाहे ब्रॉडकास्ट रेगुलेटरी बिल हो, उसके पहले इंडेक्सेशन टैक्स हो, ये विपक्ष के दबाव में बढ़िया काम कर रही है सरकार। तो ऐसे में क्या है, सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। नई और पुरानी पेंशन पर थी लड़ाई, सरकार एक और स्कीम क्यों लाई? और चुनाव में जीत हो निश्चित, इसीलिए हुई ये पेंशन सुनिश्चित।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। कमलाकर त्रिपाठी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, लेकिन कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अलावा इसके बेहद खास कुछ मेहमान मेरे साथ पैनल में नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी मेरे साथ हैं, देश के बेहद प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। वेद जैन दिख रहे हैं, एक और बेहद शानदार अर्थशास्त्री। और अलावा इसके मेरे साथ संजय कुमार भी हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, इस देश के CSDS से ताल्लुक रखते हैं और बहुत जमीनी सर्वेज जो है इनके चुनावी सर्वेज वो एक नतीजा और दिशा देते हैं। और थोड़ी देर बाद प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे, वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट अक्रॉस इंडिया। तो मैंने शुरुआत में भी कहा कि कल ही नेताओं से मुलाकात हो गई केंद्रीय कर्मचारियों के, 10 साल में पहली बार। कल ही केंद्रीय कैबिनेट ने आनन फानन में मंजूरी दे दी। कल ही मंत्री साहब ने, अश्विनी वैष्णव ने सामने आकर ऐलान कर दिया कि अब UPS होगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगी। सब काम कल हो गए, 10 साल में एक भी मीटिंग नहीं हुई। 1.5 साल से वो फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो मीटिंग थी उसका कुछ अता पता नहीं था। तो अगर खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि चुनावी है, गलत कह रहे हैं क्या? देखिए गरिमा जी, आप विषय बहुत अच्छा उठाती है, लेकिन तर्क जो है कांग्रेस प्रवक्ता के अभाव में तर्क जो है कांग्रेसी वाले रखने लगती हैं। तो सबसे पहले तो अप्रैल 2023 में इस कमेटी का गठन हुआ था। आज से लगभग 17 महीने पहले इस कमेटी ने लगभग 100 मीटिंग्स की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और ये राजनीति का विषय है ही नहीं। अगर हम कांग्रेस की तरह इसको एक राजनीति का विषय बनाते तो इलेक्शन के पहले जल्दी से आनन फानन में किसी तरह मार्च में ये स्कीम लागू होती। ये स्कीम जो है आर्थिक विवेकपूर्णता का परिचय है इस सरकार की, और ये दिखाता है कि कांग्रेस की जो वित्तीय अव्यवहारिकता है, जहां जहां राज्य करने को उनको मिलता है वहां आर्थिक अराजकता फैलाते हैं। उसके अतिरिक्त भी एक तरीका होता है जिससे कि आप जन कल्याण कर सके, लोगों को सुरक्षा और सम्मान दे सके, और वित्तीय जो फिस्कल प्रूडेंस है उसको मेंटेन कर सके। तो मेरे ख्याल से आज मैं समझता हूं, क्योंकि कांग्रेस नहीं है इस इतने बड़े विषय पर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपके शो में, तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस को भी पता है कि ये जो UPS है ये एक कमाल का ऑल्टरनेटिव है NPS की तुलना में। देखिए OPS जो है 2004 में वो आउटडेटेड हो गया था, हालांकि वो प्रस्तावित था कि वो हटाया जाए। उसका जो ऑल्टरनेटिव था NPS लागू हुआ था मनमोहन सिंह के समय में, और यहां तक कि मनमोहन सिंह ने 2006-7 में मनमोहन सिंह की सरकार ने सभी राज्य सरकारों को खत तक लिखा था कि आप नए पेंशन स्कीम में जो है आ जाएं, क्योंकि पुरानी स्कीम जो है अनवायबल है। अब ये कांग्रेस पार्टी जो है इसका केवल 2 उद्देश्य है, जातिगत विभाजन देश में और आर्थिक अराजकता। तो स्वाभाविक है ये ओपोज करेंगे, लेकिन आपको जो है मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि रातों रात ये हो गया। सरकार ऐसे काम नहीं करती है। तो ये तो मान लीजिए रातों रात नहीं हुआ, 17 महीने में बहुत सारी मीटिंग्स हो गई, तो यहां से ये साबित हुआ कि जो 10 साल से नेशनल पेंशन स्कीम इस देश में थी वो डिजास्टर थी। एक डिजास्टर नहीं थी। देखिए आपको समझना होगा कि दोनों चीजों का हित रखना, दोनों हितों का, दोनों एस्पेक्ट्स को जो है ध्यान में रखना पड़ता है। एक और जो है एम्प्लॉइज अगर किसी वजह से NPS में असुरक्षित फील कर रहे थे तो उसका एक बेटर ऑल्टरनेटिव हमने प्रदान किया है। और कोई भी सोमनाथन का बयान है ये मेरा बयान नहीं है, विकल्प है। आप सुनिए मेरी, नहीं एक सेकंड। टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी उस वक्त थे जब समिति आपने बनाई, आज की तारीख में वो कैबिनेट सचिव हैं। उन्होंने कहा कि NPS की तुलना में UPS 99% बेहतर है, यानी कि 99% खामियां थी NPS में। नहीं तो देखिए कोई भी चीज जो है, कोई भी नीति परमानेंट नहीं होती है। अगर उसमें सुधार की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से सुधार की जाएगी, लेकिन वो सुधार जो है राजनीतिक मंशे से और एक आनन फानन में, जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, जिसका परिचय हमने दिया। देखिए NPS जो है उसमें किसी ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ असुरक्षा लोग महसूस कर रहे थे उसमें, स्पेशली जो 40% अमाउंट जो एन्युटी में निवेशित होता था उससे जो है पर एक जो फिक्स्ड अमाउंट था वो नहीं मिल पाता था लोगों को। तो निश्चित रूप से UPS में उसका प्रावधान है। और ये 10 साल तक तो इन समझ में नहीं आया सरकार को।
ये प्रदर्शन, ये क्या बात कर रहे हड़ताल, हैं? ये आप विरोध इससे आज बेहतर का आप तो कांग्रेस नहीं पार्टी है। ज्वाइन के लिए 10 साल 10 साल में नहीं समझ में आया तो अगर आज मुझे कोई चीज लगे कि हम सुधार कर सकते हैं, अगर आज हमें लगे हम आज सुधार करेंगे। अब तिथि डेट कब बताओगे, ये डेट बताना ये सरकार की प्रेरोगेटिव है। हाँ। जब हमें लगा कि समय अनुकूल है, जब हमें लगा कि एक ऑल्टरनेटिव आज है, विकल्प है, और जब हम कन्विंस्ड हैं खुद कि ये विकल्प जो है 23 लाख को बेनिफिट करेगा लोगों को, और आने वाले समय में यदि स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में आना चाहे तो हम 90 लाख लोगों का भी प्रावधान लेके चल रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए कि जो खर्चे की बात हो रही है 800 करोड़। एक सेकंड देखिए, ये महत्वपूर्ण डिबेट है, बीच में मत टोकिए प्लीज। अब आप खर्चों की बात देखिए, 800 करोड़ आपने खुद कहा कि एनपीएस से यूपीएस में जो आएंगे उसमें एक वन टाइम सरकार का खर्चा 800 करोड़ का होगा, और इस वक्त पहले साल के सालाना इंप्लीमेंटेशन में लगभग 6250 करोड़ है। ठीक है, और ये बजट के अंदर अब्सॉर्ब होगा। इसकी तुलना में अगर आप ओपीएस की मांग को देखें, जो राज्य सरकारें कांग्रेस में वापस ओपीएस में जा रही थी, उनको पता भी नहीं है कि इस वक्त कितना खर्चा होना था उसमें, और अगर सभी विपक्ष की सरकारें जाती लगभग 40,000 करोड़ से ऊपर साल का खर्चा होता। इसका केवल एक ही अर्थ था कि जो आर्थिक अराजकता आप कर्नाटक में देख रहे हैं वही विपक्ष अपने सारे राज्यों में दिखाती, और बेसिकली वो भविष्य में भारत को जो आने वाले जनरेशन से उसको मोहताज कर नहीं, नाम ही तो बदला। तुहिन आर्थिक अराजकता कांग्रेस कर रही है कि नहीं, कमलाकर त्रिपाठी बता देंगे। नाम बदल दिया, एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस, फायदा तो सारा दे दिया आपने ओपीएस वाला। आपने एश्योर्ड पेंशन दे दी 50% लास्ट विथड्रॉन सैलरी की। आपने फैमिली को जो 30% था ओपीएस में फैमिली पेंशन वो बढ़ाकर 60% कर दी। तो आर्थिक अराजकता का जवाब वो ये है कि इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। ये आप कैसे भूल गई? दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। ओपीएस में जो है वो इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन 0 था, इसमें 10% कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल का होगा और 18.5% सरकार को होगा। वो 10% सरकार ने अपना खर्च है, सरकार ने खर्च बढ़ाया 18.5% आर्थिक विवेकपूर्णता के। वो एनपीएस से डिफरेंस हुआ है, आप कंफ्यूज हो रही है। ओपीएस में प्रावधान था ही नहीं, पूरा कंट्रीब्यूशन जो था सरकार का था। एनपीएस में 10% इंडिविजुअल का था, 14% सरकार का था। उस 14% को हमने 18.5% किया है। ओपीएस से इसकी कोई तुलना ही नहीं है। ओपीएस आर्थिक अव्यवहारिकता की ओर देश को ले जा रहा था, यह स्कीम जो है आर्थिक विवेकपूर्णता का परिचय। तो जो मैंने सवाल उठाया तुहिन कि ये विवेकपूर्ण जो निर्णय है ये 10 साल तक लंबित रहा ना, ये 240 के बाद आया ना। ये सवाल जब हमें सुधार लगा कि आज एक ऑल्टरनेटिव है, हम जल्दबाजी में दूसरों के प्रेशर में नहीं करते हैं। यही सवाल तारीख कब बताओगे तो हर विषय पर हम पे पूछा जाता है कि आर्टिकल 370 अब तक क्यों नहीं हटा रहे थे, जिस दिन किया अब क्यों कर दिया। कल ही आप पूछेंगे अब क्यों किया, 2024 के पहले क्यों नहीं किया। देखिए, तारीख तय करना जो है वो सरकार का प्रेरोगेटिव है। जिस दिन विपक्ष सरकार में होगी वो तय करेगी। तो कमलाकर त्रिपाठी, खड़गे साहब तारीफ कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि भाई विपक्ष के दबाव में लेटरल एंट्री वापस, विपक्ष के दबाव में वक्फ बिल वापस, विपक्ष के दबाव में ब्रॉडकास्ट रेगुलेटरी बिल वापस, और अब यूपीएस ले आई सरकार, ये विपक्ष के दबाव में 240 का दबाव की प्रशंसा कर रहे हैं खड़गे साहब, तारीफ कर रहे हैं क्या? देखिए, तारीफ उस चीज की जाती है जो स्वतः स्फूर्त हो। जब आप किसी दबाव में आकर के आप लगातार गलत काम करते चले जा रहे थे। अभी मैं आर्थिक अराजकता सुन रहा था। सबसे बड़ी आर्थिक अराजकता जो हुई वो वन फाइन डे इन्होंने विदाउट कंसल्टेशन नोटबंदी लागू कर दी थी। अगर आपको याद हो, ट्रेन से 85% पैसा बाहर हो गया था और देश त्राहिमाम कर रहा था। जो लोग नोटबंदी की लाइन में लगे थे वो तो उसमें से कई डेथ्स हुई, उनका जवाब आज तक नहीं है। आर्थिक अराजकता उसको कहते हैं गरिमा जी। दूसरी चीज, ये साफ झूठ बोल रहे थे अभी तुहिन जी। एनपीएस लागू हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के समय में। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी उस समय एनपीएस लागू हुई, और हम लोग शुरू से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। और ये जो बता रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम इररिलेवेंट हो गई, उसका इररिलेवेंस जरा बता दें, एक्सप्लेन कर दें। आप भी खेल कर रहे हैं कमलाकर त्रिपाठी। 2003 के आखिरी महीने में अटल बिहारी वाजपेयी स्कीम लेकर आए, 2004 में यूपीए की सरकार आ गई, मार्च के बाद मई में शपथ ग्रहण हो गया। 10 साल आपने सरकार चलाई, एनपीएस के साथ स्टिक रही यूपीए सरकार।
किस समय गई उसकी बात हो रही है। उसके बहुत सारी स्कीम्स सरकारों के समय में कंटिन्यू होती हैं, उन पे रिव्यूज होते हैं, लेकिन जो चीजें हैं वो हमेशा अराजकता इनके द्वारा इनिशिएट की गई है, इनके द्वारा चीजों को डिरेल करने की कोशिश की गई है और समाज को भ्रम में रखने की कोशिश की गई है। ये तो पूरे समाज का भाईचारा खा गए और आज तक ये यही कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड विषय पर जरा आ जाते हैं। तो ओपीएस, एनपीएस या यूपीएस, क्या कांग्रेस का स्टैंड है? आपकी आवाज मुझ तक पहुंची नहीं। एनपीएस, यूपीएस या ओपीएस, क्या स्टैंड है कांग्रेस का? नहीं, देखिए इस स्कीम के पहले प्रॉपर बेनिफिट्स और बाकी सारी चीजें सामने आए, उस पर एनालिसिस होगी। लेकिन ये तो तय हो गया कि विपक्ष के दबाव में, इंडिया गठबंधन के दबाव में इन्होंने जो गलत कार्य किए थे उस पे इनको बैकआउट करना पड़ रहा है। ये युक्तान सरकार हो गए हैं। जो ये पहले जो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी वाला जो सिस्टम था वो सिस्टम अब नहीं रह गया है। रोल बैक तो आप भी कर गए कमलाकर त्रिपाठी। कर्नाटक में लागू कर दिया, छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया, राजस्थान में लागू कर दिया, हिमाचल में लागू कर दिया और घोषणा पत्र में, केंद्र के घोषणा पत्र में गायब कर दिया, गोल कर दिया। गरिमा जी, दिक्कत ये हो रही है कि मैं स्काइप पे हूं और मुझे आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है जब मैं बोल रहा हूं। बेसिक चीज ये है कि अभी आप देखिएगा ये अग्निवीर पे भी यूटर्न लेंगे, क्योंकि वो भी एक गलत प्रक्रिया है। भारत के किसानों ने इनके लाए हुए किसान बिल को नकारा और इनको उस समय भी वापस लेना पड़ा था, किसानों के दबाव में, भारतीय जनता के दबाव में। और ये जो 40,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, इन्होंने चंद पूंजीपतियों के 13 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। इस देश को जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो इस देश के लिए सेवाएं दे रहा है, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए, उसकी फैमिली बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सके, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं होते। अब ये कमलाकर त्रिपाठी, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको भी मेरी आवाज पहुंच पाए, मेरा सवाल पहुंच पाए दरअसल। लेकिन प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, सबसे पहले तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू कि आप आधी रात को एक फ्लाइट पकड़ने वाले हैं, विदेश जाने वाले हैं। ये आपके सोने का वक्त था, लेकिन मैंने थोड़ी सी अमानत में खयानत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर संतोष। लेकिन सबसे पहली चीज, एनपीएस के खात्मे का, यूपीएस के आगाज में जो सबसे बड़ी चीज मुझे समझ में आई वो ये कि एनपीएस डिजास्टर था। ये प्रूव हुआ क्या? 10 साल तक या बल्कि 20 साल तक इस देश ने जो पेंशन स्कीम देखी वो एक डिजास्टर थी क्या? मुश्किल सवाल आप पैदा कर रही हैं। मैं देखिए बड़ी सीधी सी बात ये कहूंगा कि आखिर में 76 साल बाद इस देश ने एक ऐसा कदम सरकारी अफसरान के लिए, पेंशन के लिए उठाया है जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। मैं समझाता हूं मैं अपनी बात। तो इसमें दोनों भाजपा और सच पूछिए कांग्रेस घेरे में आ जाएंगे। बात समझिए, अभी बता। 55 साल 1950 के बाद हमारे देश को लगा, 2003 में अटल जी की सरकार थी, ओपीएस को छोड़ने में। आखिर ओपीएस की फाउंडेशनल प्रॉब्लम क्या है? ओपीएस जैसी स्कीमों को दुनिया भर में एडवांस कंट्रीज ने त्याग दिया बहुत पहले। OPS is a defined benefit scheme, not a defined contribution scheme. Conceptually, पेंशन में 2 तरीके होते हैं फाइनेंसिंग के, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट। तो एनपीएस जो है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के आधार पे है और यूपीएस भी अब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के आधार पे है। ओपीएस जो थी वो सिर्फ डिफाइंड बेनिफिट थी और उसमें जो फंडिंग थी, फाइनेंसिंग उसकी जो थी, वो हमारी आपके सबके, यानी कि संजय चाहे केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में न काम कर रहे हो, प्रोफेसर संजय कुमार की बात कर रहा हूं मैं, सरकार में न काम कर रहा हूं, अखिल स्वामी जी न काम कर रहे हो, उसके बावजूद हमारे टैक्स पेयर से सरकारी अफसरों की तनख्वाह ही नहीं, पेंशन भी जा रही थी। क्यों जा रही थी भाई? मतलब आप फायदा उठाएंगे और उसका पैसा भरेंगी गरिमा सिंह, क्यों भरेंगी? आप तो सरकार में काम नहीं कर रही हैं, आप तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं।
का अर्थ ये है कि हमेशा 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 अगर आप एक दूरदृष्टि समझ करके, दूरदृष्टि का की विचार करके, प्लानिंग करके, नियोजन करके अगर पेंशन स्कीम को क्रिएट करते हैं, सोशल इंश्योरेंस सिस्टम क्रिएट करते हैं, तो वो होता है कि बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूट कर रहा है और जो एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो निजी क्षेत्र। तो ओपीएस में वो नहीं था कि बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा। एनपीएस में अधिकतर कंट्रीब्यूशन जो था वो एक्चुअली बैलेंस कंट्रीब्यूशन था, मगर उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं था। तो वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन तो था और वो पेंशन उसमें 50% नहीं मिली थी। अब हुआ ये है, और दूसरा प्रॉब्लम उसमें ये थी कि उसमें इन्फ्लेशन नहीं था। अच्छा, तो अब देखिए, ये हमें अब देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। आप 100% की बात शुरू से शायद कह रही होंगी और कह भी रही, मेरे सामने भी कहा आपने, ये चुनावी हार का तकाजा है। भाजपा जागी, अब वो माने चाहे ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया जानती है कि क्यों जागे हैं। असलियत यह है कि इस देश में सोशल सिक्योरिटी, पेंशन के बारे में गहनता से दूरदृष्टि को इस्तेमाल करते हुए किसी ने प्लानिंग नहीं करी है। मैंने इस तरीके की इसके लिए प्लानिंग करके मैं इसी स्कीम को 10 साल पहले लागू। लेकिन सर, आप कह रहे हैं, प्रोफेसर संतोष, आप कह रहे हैं, नहीं, आखिरी बात सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि स्थिति ये है कि ये सरकारी अफसर, चाहे केंद्र के हो, राज्य के हो, चाहे वो ऑटोनोमस बॉडी के हो, बैंक के हो, किसी के भी हो, वो 5% है पूरे रोजगार के। 5%, 90-95% के पास तो आपके पास पेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? अरे वो क्या काम नहीं करते? वो क्या टैक्स नहीं भरते? क्यों नहीं उनकी पेंशन है? उसके बारे में कौन सोच रहा है? आखिरी बात, धन्यवाद। लेकिन प्रोफेसर संतोष, बड़ा एक ये ओपीएस को आर्थिक अराजकता बता रहे हैं अभी तुहिन सिन्हा भी, लेकिन जो मेरी समझ में आया वो ये कि ओपीएस के तकरीबन सारे जो फीचर्स है वो यूपीएस में लागू है। 50% एश्योर्ड पेंशन भी हो गई आपकी, 30% की जगह 60% फैमिली पेंशन भी हो गई, ग्रेचुएटी का भी पैसा तकरीबन लमसम उतना ही हो गया, ग्रेचुएटी छोड़ के किसी और नाम से दे दिया। तो ये आर्थिक अराजकता ओपीएस में है और यूपीएस में नहीं है, सिर्फ इसलिए कि कंट्रीब्यूशन 10% है एम्प्लॉय का। बजा फरमा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे चलते हुए केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को सबको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मगर जरा सा कॉम्प्लिकेशन ये भी देख लीजिए कि आज हम जरूर बात कर रहे हैं ऐसी स्कीम यूपीएस को जो 1 अप्रैल 25 से लागू होगी, मगर देखिए जो आज तक ओपीएस में भर्ती हो गए हैं उनको तो जिंदगी भर सरकार को ओपीएस भरना पड़ेगा, चाहे वो पड़ेगा ना सर। राज्य सरकार वाले। पहली बात। दूसरी बात, ये जो एनपीएस में 2004 वाले हैं, उसके बाद वाले जो उनको एनपीएस मिल रहा है, उसमें से जो अगर 10 साल से कम में कम काम किया है तो उनको उसी तरीके से मिलेगी जैसे पहले मिल रही। यानी कि इसका अर्थ यह है कि एनपीएस भी चालू रहेगी, ओपीएस भी चालू रहेगी, और अब एक तीसरा सिस्टम आगे चलते हुए 1 अप्रैल 25 से लागू हो। एक यूपीएस और आ गया। तो प्रोफेसर अखिल स्वामी, मुझे ये समझाइए कि भाई ओपीएस इम्प्रैक्टिकल है। ये टीवी सोमनाथ जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, थे हमारे देश के, अभी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा ओपीएस किसी भी कीमत पर फाइनेंशियली नामुमकिन स्कीम है। अब यूपीएस में मेरी समझ में ये आ रहा है कि भाई 6280 करोड़ का फाइनेंशियली एक एनुअली बजट है ये, और सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाकर 14% से कर दिया 18.5%, जिसमें नाम मात्र को गुंजाइश नहीं थी। टीवी सोमनाथन कह रहे थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे थे, आरबीआई कह रहे थे, आरबीआई कह रहा था, देश का सबसे बड़ा बैंक, कि सरकार को कंट्रीब्यूशन तो और कम होना चाहिए बढ़ने के बजाय, नहीं तो दिवालिया हो जाएगा देश। तो ये जो 18% कर दिया, 18.5%, ये इलेक्टोरली एक निर्णय है, ये एक इंटेलिजेंट निर्णय है, ये है क्या प्रोफेसर अखिल स्वामी?
देखिए गरिमा जी, मुझे ये लगता है कि पिछले 10 साल का सबसे बड़ा जुमला है ये यूपीएस, और ये इतना बड़ा धोखा है। अभी शायद खड़गे उनको अभी पता नहीं है, उनको अच्छी राय नहीं मिली है। कल सुबह तक जब कर्मचारी यूनियंस को ये बात समझ में आएगी, इससे बड़ा जुमला आज तक नहीं है, सबसे बड़ा जुमला है ये। इसलिए क्योंकि अगर आज मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है और उसका 10% मैं अपना कंट्रीब्यूशन देता हूं यूपीएस में, और 25 साल के बाद मुझे 10% पर मंथ देता हूं, और 25 साल के बाद मुझे एक सबसे बड़ी चीज फाइनेंस की होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पहले की ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसमें 10% का कंट्रीब्यूशन कर्मचारी को नहीं देना पड़ता था। अगर आज 25 साल तक मैं 10% का अपना बेसिक का कंट्रीब्यूशन देता रहूंगा, ये 18.5% का एक जुमला है। केंद्र सरकार को 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा जो 10% पर मंथ का कंट्रीब्यूशन मैं अगले 40 साल तक करूंगा, और उसके बाद जो सरकार बेसिक का 50% मुझे देगी, सरकार केवल लूटेगी। और कर्मचारियों को जब बात पता चलेगी ये केवल एक लूट है और इतना बड़ा धोखा, और मुझे यह आश्चर्य हो रहा है अगर वित्त सचिव को लगता है बहुत अच्छी स्कीम है, यूपीएस खुद अडॉप्ट कर लें, वो ओल्ड पेंशन स्कीम न लें। और एक चीज करीमा जी और समझ लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जो करप्शन बढ़ा है, उस करप्शन का मेन कारण यह है कि सरकारी अधिकारी ये समझते हैं कि पेंशन की सुविधा उनको नहीं मिलेगी और सामान्य जनता को घूस के माध्यम से लूट रहे हैं। ये एक प्रकार से प्रोफेसर अखिल स्वामी, जो आप लूट कह रहे हैं जिसको, क्या ये वो लूट है जो मेरी समझ में आया कि भाई 25 साल जिसने सर्विस पूरी कर ली उसको तो 10% कंट्रीब्यूशन का 50% पेंशन मिल गया, जिसने 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस की वो 10% कंट्रीब्यूशन तो देगा लेकिन मिलेगा मात्र 10,000। यही कंसर्न है क्या? गरिमा जी एक और चीज समझ लीजिए, ये तो भगवान की कृपा है कि ये सरकार कुछ दिन की है और ये चली जाएगी। अगर ये सरकार रही और सरकारी कर्मचारी को 20 साल पहले इतना परेशान कर देंगे, 19 साल के पहले, कि वो आदमी नौकरी छोड़ के चला जाएगा और 10,000 रुपए लेके घर चला जाएगा और उस 10% का अपना बेसिक कंट्रीब्यूशन देता रहेगा। ये सरकार केवल, और ये अगर समझते हैं कि यूपीएस होना चाहिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और एमएलए के लिए यूपीएस क्यों नहीं होता है? वहां पे तो 5-5, 6-6 पेंशन लेंगे, 14 लाख करोड़ के पूंजीपतियों के ऋण माफ करेंगे, और सरकारी कर्मचारियों के लिए इतना ये बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी, अरे सरकारी कर्मचारी ही हैं आज जो मार्केट के अंदर परचेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो सामान्य जनता है, जो हम जैसे लोग हैं, इनका पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। और ये बेवकूफ बनाया गया है। यूपीएस केवल धोखाधड़ी की स्कीम है और ये कल तक समझ में आ जाएगा। आप देखिएगा, अगर इन्होंने चुनाव के पहले ये स्कीम ला दी होती, 240 नहीं, इनको 40 सीटें मिली होती। अभी लोगों को समझ में नहीं आया है, खड़गे साहब को बात समझ में नहीं आई है। ये नया कानून केवल सरकारी कर्मचारियों को और देश को धोखा देने के लिए है। सरकार कर्मचारी पैसा देगा और वही पैसा 10% के हिसाब से उससे कम इनको देना पड़ेगा 20 साल के बाद, और 20 साल के पहले नौकरी निकाल देंगे उसको, जिससे उसको पेंशन ना मिले। तो फिर कांग्रेस इस पर क्यों गोलमोल ना घोषणा पत्र में ओपीएस लेकर आई? वित्त मंत्री साहब कहते हैं पेंशन स्कीम होनी चाहिए, ओपीएस होनी चाहिए, कोई एनपीएस नहीं, कोई यूपीएस नहीं, केवल ओपीएस। और सरकारी कर्मचारियों को घूस लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं आप। वो केवल घूस ले रहा है, इसीलिए हर जगह घूसखोरी बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्हें लगता है पेंशन मिलने लगी तो पैसा इकट्ठा कर लो, ताकत है उनके पास। अरे उनको अगर आप एक एश्योरेंस देते हैं एक ईमानदार कर्मचारी को कि तुम्हें नौकरी के बाद पेंशन मिलेगी, वो बेईमानी शायद कम करे अगर उसे पता चलेगा कि उसको नहीं। और ये शेयर मार्केट उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन प्रोफेसर पेंशन स्कीम में इन्होंने शेयर मार्केट को बढ़ाया है, और एनपीएस को बंद करके, क्योंकि अप्रैल से इसलिए लागू कर रहे हैं तब तक सरकार चली जाएगी, और जिस दिन एनपीएस खत्म होगा उस दिन मार्केट 40% क्रैश करेगा, और तब कहेंगे देखिए हमारी सरकार चली गई इसलिए शेयर मार्केट क्रैश कर गया। एनपीएस के माध्यम से जो शेयर मार्केट में पैसा फूंका गया है उससे शेयर मार्केट बढ़ा है, क्योंकि कैश फ्लो मार्केट के अंदर बढ़ गया है। ये केवल एक धोखाधड़ी है और इसको कर्मचारियों को, देश की जनता को समझ लेना चाहिए। तो ये तो हुआ यूपीएस का और एनपीएस का खेल। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी, अगर देश का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है, अगर मुख्य आर्थिक सलाहकार कहते हैं, अगर हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जैसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए सरकारी अधिकारी ये कह रहे हैं कि दिवालिया होने की कगार पर देश खड़ा होगा 2030 में अगर ओपीएस वापस लागू कर दिया, राज्य सरकारें ये लोक लुभावन वादा कर देती है, कर्जे में डूबी हुई है। जब इनको गरीबों को देने की पैसी बात आती है, जब किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की बात आती है, इन अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र समझ में आता है। जब ये अग्निवीर स्कीम लाते हैं, गरीब लोगों को 4 साल के बाद नौकरी से निकालते हैं, तब इन्हें अर्थशास्त्र समझ में आता है। और अनिल अंबानी, जिसको सेबी ने 5 साल के लिए बैन किया है, जरा कोठी की फोटो खींच लीजिए, 15 मंजिला मकान है, करोड़पति अरबपति आदमी है, और उसे आपने राफेल का एजेंट बनाया था। आप अमीरों के लिए आपको अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए अर्थशास्त्र समझ में आता है। तो अमीर और गरीब और इसके बीच चुनाव। प्रोफेसर संजय, आप तो सर
चुनावी सर्वे, चुनावी आंकड़े, ये क्या यूपीएस यानी कि ना ओपीएस ना एनपीएस यूपीएस, ये चुनावी स्कीम है क्या? तो इनसे ना कह रहे हैं चुनाव से पहले ले आए होते, चुनावी होता तो भाई चुनाव अभी भी है, 5 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में है अभी भी चुनाव। देखिए, जिस बात का जिक्र किया गया कि पूरे जो काम करने की जो जनसंख्या है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें सरकारी कर्मचारी सिर्फ 5% है। अगर आप उनके परिवार को जोड़ लें तो मान लीजिए 7, 8, 10% हो गए। तो मुद्दा तो होता है, चुनाव में ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर सरकारें, पार्टियां चाहती हैं कि वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करें। लेकिन जितना हम समझते हैं कि एक निर्णायक भूमिका ये मुद्दा निभाएगी चुनाव में, या तो पार्टी को जिताने या हराने में, उतनी निर्णायक भूमिका इस मुद्दे की होती नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की तादाद तमाम वोटरों के प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो बहुत कम है। और 23 लाख तो कर्मचारी हो गए। अगर राज्य के चुनाव 23 लाख तो कर्मचारी हो गए। ऑन एन एवरेज अगर औसतन 3 लोग भी हैं घर में बालिग, तो 23 मल्टीप्लिकेशन बाय 3 तकरीबन 60 लाख के आसपास लोग हो गए। ऐसा मानना कि परिवार में एक सरकार में काम करता है और सरकारी कर्मचारी है और परिवार के सारे लोग, चाहे वो 3 हो या 4 हो, वो सारे के सारे इसी के लिए सरकार के खिलाफ या पक्ष में वोट देंगे कि या तो ओपीएस ला दिया या एनपीएस ला दिया। मुझे नहीं लगता ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जितना हम आकलन करते हैं, जितना हम सोचते हैं किसका प्रभाव होगा, उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हिमाचल के चुनाव की बात हो रही थी, उन राज्यों में जहां छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसी है, जहां वोटरों की तादाद कम है, वहां पर तो फिर भी चलिए कांग्रेस आई ओपीएस के बल पर ही आ गई कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जीतकर। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये आप लोगों का मानना होगा कि सिर्फ ओपीएस के बल पे कांग्रेस चली आई। अगर ऐसे आना हो तब तो कई राज्यों में आप ओपीएस करें और सारे राज्य में आप सरकार बना लेंगे। ये जरूर है कि हिमाचल के चुनाव में अगर हम बिहार या यूपी के चुनाव से तुलना करें तो हाँ, वहां पर ओपीएस के बदौलत आप पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी ने अगर ओपीएस की बात की तो वोटरों को अपनी ओर खींचने में ज्यादा सफलता मिलेगी। कंस्टिट्यूएंसी छोटी है, सरकारी कर्मचारियों की तादाद ज्यादा है, लेकिन ये मानना कि सिर्फ ओपीएस के बदौलत मतलब कांग्रेस सरकार में चली आई, कम से कम मैं ऐसा नहीं मानता। हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है। प्रोफेसर संजय, लेकिन ये चुनाव के फौरन बाद ये जो धड़ाधड़ फैसले हैं, ये जुड़ते हैं क्या अगले चुनावी माहौल से? वक्फ बोर्ड पर वापसी हो गई, लेटरल एंट्री पर आपने 18 में खुद आपने स्कीम बनाई, खुद आपने इंश्योर किया रिजर्वेशन न देना पड़े, वो आपने रोल बैक कर लिया लेटरल एंट्री पर। वक्फ बिल आप लेकर आए बड़ी धमक के साथ, वो वापसी हो गई, इंडेक्सेशन वापस हो गया, ब्रॉडकास्ट रेगुलेटरी बिल वापस हो गया। तो ये जुड़ती है क्या सारी कड़ी? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जिस वक्त ये आया और जिस तरह से तेजी से आया, आप जिसका जिक्र शुरू में कर रही थी कि मतलब एक मीटिंग होती है और धड़ाधड़ चीजें होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाता है, ये सब चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। 4-5 चीजों का आपने जिक्र किया, रोल बैक, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं या कई लोग इसका जिक्र कर रहे हैं कि रोल बैक सरकार हो गई, ये कानून आता है और फटाक से रोल बैक।